तो नाइन मतलब जो ये वाला अटेम्प्ट था, इससे पहले मैं 18th अटेम्प्ट का अपने बताना चाहूँगा। तो 18th अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मेरा बैंगलोर में था, ठीक है? 17 एसएसबी बैंगलोर था। तो उस वो अटेम्प्ट मेरा बहुत ही खराब गया था, मतलब जितना खराब जा सकता है वो अटेम्प्ट, इतना खराब गया था। मतलब इतना खराब गया था कि अगर उसमें मैं असेसर होता तो मैं अपने आप को सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है? मतलब मैंने साइक दिया, साइक टेस्ट दिया, और उसके साइक के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि मैं कौन-कौन सा उठूँगा। शुभम अपने शूज की लेस लाना भूल गया। ठीक है ना? शुभम के शूज की लेस ही नहीं है अब। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पूछ वो लिया, हम लोग फॉर्मल शूज़ और किसी को फॉर्मल नहीं शूज। थे। हाँ, तो और हम लोग उसमें रुके हुए थे, लाइक सैनिक आराम गृह में। तो कदम कुंज में, कदम कुंज में। इलाहाबाद। तो सबसे हाँ। पूछा, भाई किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, अब ये हो गई एसआरटी। तो यार हुँ, ये बता, एक ये क्वेश्चन भी पूछा होगा शायद तेरे से कि लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग, अभी तक क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब ये तो एक तरीके से बोले तो ये क्वेश्चन तो श्योर था टाइप की, मतलब रिपीटर से तो पूछना ही पूछना है। और आज भी मतलब काफ़ी टाइम बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो क्या कर रहे थे वेटिंग एरिया में? तो मैंने बोल हम्म। दिया उनको कि जस्ट ऐसे ही मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो एकदम से ये हो गया कि अरे! इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा मेरे से, आर देयर एनी एज़ सच इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस करके भी कुछ होता है क्या? मैंने बोला नहीं सर, जस्ट फिर मैं जस्ट कवर अप करने के लिए मैंने बोल दिया नहीं सर, जो टेक्निकल नॉलेज वगैरह होती है उसकी, और जो आर्मी नॉलेज है उसकी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये जस्ट दूसरे ही क्वेश्चन हुआ था, तो मुझे लगा कि ये इस बार धर लिया, जाए ये धर लिया। इंटरव्यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज है हमारे साथ मेरे बहुत ही खास मित्र। हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, स्कूलिंग साथ में की है, 12th क्लास में हम लोग साथ में थे। ठीक है, उसके बाद शुभम भाई, थोड़ा सा अपना लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, लाइक योर नेम, नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर नंबर ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट। एंड शुभम भाई अपने आखिरी अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं, ठीक है, फॉर टीजीसी एंट्री। ठीक है, उसमें भी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो शुभम भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले तो जय हिंद एवरीवन, है ना? जय हिंद अंकुर भाई। जय हिंद तो भाई, जय हिंद। थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन आपने दे ही दिया है ना, जैसे मेरा नाम शुभम है और मैं हूँ ग्वालियर से ही, हम दोनों ही ग्वालियर से ही हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? और केवी 3 में पढ़े हैं शुरू से ही, फर्स्ट क्लास से, मैं तो फर्स्ट क्लास से 12th तक हम केवी 3 में पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम अपने अपने रास्ते हो लिए, बट एक जो रास्ता था हमारा वो कॉमन चलता रहा, एसएसबी का वो प्रोसेस, हम्म, ठीक है? तो वही चलती रही, फिर एसएसबी के फिर मैंने स्कूल के बाद मैंने कॉलेज किया, एमिटी यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक की। हम्म, बीटेक के बाद से मैंने एसएसबी देना शुरू किया था। एनडीए मैंने पहले भी दिया है, बट एनडीए में कोई सीरियसनेस नहीं थी, मतलब ऐसा उस टाइम पे कुछ था भी नहीं कि फौज में जाना ही जाना है। उस टाइम तो इंजीनियर ही बनना था, क्योंकि पता नहीं था कि इंजीनियर बनने के बाद क्या होता है, ठीक है? तो एनडीए एनडीए दिया, एनडीए में कुछ रिजल्ट भी चेक नहीं किया, मतलब एनडीए का ही, ठीक है? एनडीए के पता था क्या पता हुआ था होगा। क्या होने वाला है। एनडीए तो जस्ट दिल्ली घूमना था, तो इसलिए दोस्तों के साथ भर के चले गए थे, तेरे ठीक को है? याद है एनडीए शुभम, तो शायद एक बार अपन, हाँ एक हम बार दोनों अपन भी गए साथ में गए थे, थे हाँ हाँ दिल्ली। साथ में गए थे एक बार, हाँ याद है याद है। तो वही तो पहला वो अटेम्प्ट था, उसके बाद फिर मैं ये आशीष वगैरह के साथ में, इन लोगों के साथ साथ में गया था। तो फिर एनडी के बाद कॉलेज किया, कॉलेज खत्म होते होते फिर थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ने लगा इस तरफ, ठीक है? कॉलेज में एक दो सीनियर्स थे, एक मैम थी, तो वो भी रिकमेंड हुई थी, हम्म, एसएससी टैग से रिकमेंड हुई थी। तो अभी तो वो ज्वाइन कर चुकी है, मतलब ओटी उन्होंने ज्वाइन करने के बाद अब तो कमीशन हो चुकी है, हम्म, कैप्टन कैप्टन या हो सकता है मेजर भी हो अभी इस टाइम तक। तो हम्म, मेरे से 2 साल सीनियर थी। तो उससे थोड़ा थोड़ा मतलब उधर से फिर आने लगा। फिर मतलब हमारे कॉलेज में बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर जो जितने भी मतलब जैसे हमारा वाइस चांसलर सर है और जो भी है ना, तो ज़्यादातर सारे आर्मी से रिलेटेड, आर्मी रिटायर्ड ही। हमारे जो एचवाई सर थे वो भी अच्छा। वो मतलब मेजर जनरल थे, और हमारे हम्म। वीसी जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है? मतलब वो आर्मी वाला एनवायरमेंट ही था उसमें भी एमिटी बेसिकली में ये देखें हो तो। रहा है क्या? एमिटी में ये था क्या? हाँ मुझे तो पता हाँ नहीं था। एमिटी, हम लोग एक्चुअली हम लोग साथ में ही एमिटी भी गए थे। मैंने एक साल हाँ का हाँ ड्रॉप लिया था पता है और मैं पता और है। शुभम गए थे साथ में एमिटी में एडमिशन लेने। तो एमिटी में शुभम ने एडमिशन ले लिया मैकेनिकल में, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने बोला मैं नहीं लूंगा एमिटी में, लेकिन मुझे ले ही लेना चाहिए था, एक साल बर्बाद। ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, वो कहीं ना कहीं जाके तो नहीं है। तो वही है कि एमिटी में फिर यही सारे मतलब एनवायरनमेंट एक ऐसा हो गया था। और फिर हम हमारे एक वो थे बीएसडब्ल्यू के, जो स्टूडेंट वेलफेयर होता है, उसके हम्म, जो डीन थे वो ब्रिगेडियर थे, वो 17 बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके थे। अच्छा। तो फिर हाँ 17 बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। तो फिर उनसे ऐसे ही थोड़ा बहुत उनसे इंटरेक्शन होता था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही सेशंस करना स्टार्ट कर दिए कॉलेज में ही। तो हम लोग तो वैसे भी क्लास वगैरह करने का तो मन नहीं करता था, क्लास सेकंड सेकंड लास्ट सेम और लास्ट सेम में। तो फिर वो एसएसबी के बहाने से उनकी उनके सेशन में चले जाते थे, तो पूरे टाइम बंक मार के उनके सेशन में बैठे रहते थे। तो मजा भी आता था क्या सेशन में। और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ने लगा, और फिर मतलब और फिर खुद भी मतलब इन्वॉल्व होने लगे ना इन चीज़ों में, जब इनके बारे में रिसर्च करने लगे कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो फिर और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आने लगा फिर। तो सबसे पहले मैंने जो फॉर्म भरा था, मतलब अप्लाई किया था, वो एसएससी टेक 54 के लिए भरा था। 54, फिर वो उस टाइम पे शायद डिग्री मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मैं गया नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे मेरे। हम्म, फिर शायद एसएससी टेक 55 मैंने पहली एंट्री नहीं, सबसे पहली तो मैंने एफके मतलब एफके के थ्रू में गया था। पहली बार मैंने एफके दिया था, तो उस टाइम पे तो मैं पहली बार तो एफके निकला नहीं था 2020 में, फरवरी में जो हुआ था। फिर 2020
अगस्त वाली साइकिल आती है, जो सेकंड पेपर होता है, वो वाला पेपर निकल गया था, तो उसकी मेरी एसएसबी थी पहली शायद। हाँ, उसकी एसएसबी मेरी पहली थी देहरादून में। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और वहाँ से लगातार मतलब कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट। शुरू में तो स्क्रीन आउट चल रहे थे, शुरू में 4 स्क्रीन आउट हुआ लगातार। उसके फर्स्ट बाद फोर 4 स्क्रीन अटेम्प्ट्स आउट। चारों स्क्रीन आउट थे क्या? हाँ, चारों स्क्रीन आउट। ओ शुरू में भाई 4 अटेम्प्ट स्क्रीन आउट। और उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि मतलब वो तो कॉन्फिडेंस तो अपना सातवें आसमान पे था पहले अटेम्प्ट पहले कि अटेम्प्ट ऐसा में लगा कि रिकमेंड जाते। होके हाँ, मेरिट कि पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होके सीधे अकेडमी जा रहे हैं कि क्या करना है बाकियों से। तो फिर जब देहरादून पहुंचे, अरे उससे पहले तो तब तो बड़े बड़े सपने थे कि देहरादून जाएंगे, देहरादून में रिकमेंड होके उसके बाद मसूरी जाएंगे घूमने इधर उधर ये वो। और गए देहरादून, गए, उसके बाद स्क्रीन आउट हुआ, उसके बाद इतना मूड खराब हुआ कि उसके बाद कहीं जाने का मन नहीं किया, सीधे वापस गए, सीधा घर आ सीधे जाओ। घर। उसके बाद तो फिर कहीं इधर उधर देखने का मन भी नहीं करता, उसके बाद सीधा ये लगता है कि घर पहुंचो बस। फिर बस वहीं से शुरू हुआ, और देखते देखते 19 अटेम्प्ट हो गए, 19वें में रिकमेंडेशन हुआ। एक सेकंड ना। हाँ, 19 अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हुआ, तो लगा था कि हाँ चांस बन सकता है फौज में जाने का, मतलब चले जाएंगे, ऐसा लग रहा था। मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी मतलब एएमबी में एसएमबी में एक टीआर मिला था, बट एएमबी में जाके क्लियर हो गया। तो इतनी मेडिकल में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, बट एट दी एंड जो फाइनल रिजल्ट जो आना था, मेरिट आनी थी, तो मेरिट में नहीं आ पाया। तो अब देखते हैं क्या होती है, डेस्टिनी कहाँ ले जाती है। हाँ दोस्तों, लाइक मेरे को मेरी शुभम से बात हुई थी जब ये मतलब मुझे पता नहीं था कि रेकमेंड हो चुका है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही टेलीग्राम पे इसको कोई मीम शेयर किया होगा कि वही जो हार्डकोर रिपीटर्स एक दूसरे को मीम भेजते रहते हैं कि हमारा कब होगा ये दुख, खत्म का ही नहीं होता, ये वो मीम्स एक दूसरे को भेजते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको भेजा, तो इसने मुझे मैसेज किया कि भाई अब ये लास्ट में आके दुख खत्म हो गया। मैंने बोला क्या हो गया इसको, दुख खत्म हो गया, कहना क्या चाहता है ये? फिर इसने मुझे वो वाली फोटो भेजी जिसमें ये रेकमेंडेड खड़ा हुआ था, वो जो फ्लैग्स होते हैं पीछे, वो फोटो देख के मेरा जो, मैं बोला ओ माय गॉड, चलो किसी का तो हुआ भाई, किसी के तो सपने पूरे हो रहे हैं। फिर बड़ा अच्छा लगा शुभम को देख के कि हम लोग साथ में पढ़े हैं। मैं फोर्थ क्लास में केवी नंबर 3 में आया था, ये फर्स्ट क्लास से वहां पे हम लोग 12th क्लास तक साथ में थे। ठीक है, हमने जर्नी साथ साथ में शुरू की। एक दूसरे को, ये अभी कॉमन पॉइंट था हमारा जिस पे हम डिस्कस करते थे, अदरवाइज और किसी चीज पे हमारे पास डिस्कशन के लिए पॉइंट ही नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर फाइनली लास्ट अटेम्प्ट में शुभम भाई रिकमेंड हुआ। ठीक है, लेकिन दुख दर्द और पीड़ा हमारा साथ ही नहीं छोड़ता। लास्ट खत्म अटेम्प्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई वही, अब सोचा कि मेडिकल भी क्लियर हो गया, अब तो भगवान मेरिट भी करा देना, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मेरिट आउट हो गया शुभम भाई। और इसके साथ दुख की बात यह है कि जो टीजीसी वाले होते हैं, टीजीसी जो रिकमेंड होते हैं, उनको एक मौका मिलता है या तो ओटीए ज्वाइन करने का, और रिसेंटली एक और न्यूज आई है कि वो एएफए भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मेरिट आउट हो जाते हैं। लेकिन शुभम भाई, क्या बोलूं मैं, उनके दुख दर्द को बयान नहीं कर सकता मैं कि उनकी एज तब तक पूरी हो जाएगी, मतलब वो 27 के हो जाएंगे अकेडमी ज्वाइन करने से पहले, तो मतलब ना ओटीए जा पाएंगे ना एएफए जा पाएंगे। तो ये दर्द तो पता नहीं शुभम भाई, ये कोई नहीं सह सकता आपके अलावा, अब शुभम भाई। वही है ना यार, क्या ही कह सकते हैं, मतलब ऐसे तो अगर इससे पहले भी रिकमेंड हो जाते तो फिर ये है कि टीजीसी में ना सही, बट एसएससी टेक के थ्रू ही अकेडमी चले मिल जाते जाती। हैं। और अब तो वही जैसा कि बताया कि एफए के थ्रू भी अब जो 138 के मेरिट आउट हुए थे ना, उनको एसएससी टेक नहीं मिला था, क्योंकि वो एसएससी टेक की सारी वैकेंसीज फिल हो चुकी थी, तो उनको एसएससी टेक हम्म, का कॉल लेटर नहीं आया था। हम्म, लेकिन उनको अभी यह रैंडम 130 एफए के लिए कॉल आ गया। पहले तो उनको यही लग रहा था कि फेक है, फेक है, सबको यही लग रहा था कि फेक है, कोई भी ऐसी उठा के कॉल कर दे रहा। बट वो फिर बाद में कंफर्म किया, डीजी आई से भी कंफर्म किया, और डीजी हम्म, रिक्रूटिंग से। उसके बाद चला उन लोगों को भी, अब उनके कुछ के मेडिकल चल रहे हैं, तो हम्म। 138 वाले भी चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, 139 का भी सुन रहे हैं आने का। बट वही है कि मेरे केस में यही होगा कि एज का लफड़ा पड़ेगा। देखते हैं फिर क्या होता है आगे चल के। ओटीए तो फिर ही नहीं, ओटीए तो ओटीए का भी यही सीन रहेगा, 27 ज्वाइनिंग होती है, और मैं अगस्त में 27 का हो जाऊंगा, तो फिर उसका भी दिक्कत आएगी। तो वही, जब मेरे को पता चला ना कि एएफए का भी कॉल आ रहा है, तो मैंने शुभम भाई को वो मेल का स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया। लेकिन शुभम भाई को पहले ही पता था, शुभम भाई ने बोला भाई एएफए भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। मैंने बोला नहीं अरे भाई, ये अब नहीं हो सकता। ये है ना कि अब जो रिकमेंड हुए बंदे और जो साथ में मेरिट आउट हुए, तो यही डिस्कशन बचता है, बस यही चलता रहता है कि कहीं से भी कोई एक कोई छोटी बुला सी, ले, हाँ कोई कहीं से भी बुला ले, आईसीसी वाले बुला ले, कोई भी बुला ले, चले बोले जाएंगे। कि आपका आपको एज रिलैक्सेशन आईसीजी में देते हैं, तुम टीजीसी में रिकमेंड हो, इधर आ जाओ। हाँ, हाँ, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बना दो यार, वर्दी पहना दो। बना दो ठीक भाई, है ना? हाँ वर्दी पहना दो, बस मेन वही है, गोल वही था। देखते हैं होता है पूरा या फिर करेंगे जरूर होगा कोशिश। भाई, जरूर होगा। अब तो यही है जो है हमारा सहारा। हाँ, ये है भाई, 42 ईयर्स तक करते रहेंगे धीरे धीरे। तो एक ऐसा होगा ना कि जब अपने बच्चे और अपन साथ में कमीशन हो रहे हैं। उनको मोटिवेट करके हम लोगों ने उनको रेकमेंड, वो एनडीए भिजवा दिया, और फिर हम साथ में जा रहे हैं आईएमए। वो हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं एनडीए वाला। साथ साथ में कमीशन हो रही है भाई, सब साथ में ही हो रहा है सब। हम्म। देखते हैं यार, पता चलेगा। ठीक है शुभम भाई, तो मतलब तुम्हारा बहुत लंबा सफर रहा, 4 स्क्रीन आउट फर्स्ट 4 अटेम्प्ट्स में,
वो भी भाई डिमोरलाइजिंग होता है। बहुत सारे लोग तो पहले 2 अटेम्प्ट, 1-2 अटेम्प्ट में ही छोड़ देते हैं, भाई ये हमारे बस का नहीं है। तुमने 4 स्क्रीन आउट्स देखे लगातार, उसके बाद करते करते 19 अटेम्प्ट, ठीक है, 19 अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस कितनी थी? तो शुरू में मैं 4 बार स्क्रीन आउट हुआ था, ठीक है? उसके बाद फिर मैं 6 बार, हाँ, शायद 6 बार लगातार स्क्रीन इन हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। फिर उसके बाद बीच में 2 बार मैं फिर स्क्रीन आउट हुआ, फिर कंसेक्यूटिव एक बार बीच में 6, मतलब 6 के बाद 2 बार स्क्रीन आउट हुआ था। एक बार एसएससी टेक के थ्रू और एक बार जो लास्ट मेरी एफकेट एंट्री थी उसमें। और फिर उसके बाद 3 या 4 मेरे ऐसे करके, मतलब टोटल 19, मतलब उसमें मेरे टोटल 7 स्क्रीन आउट्स हैं 19 में से। और कितने हो गए बाकी के जो 12 कॉन्फ्रेंसेस हो गई। 12 कॉन्फ्रेंस आउट है। हाँ, मेरी ये 12 कॉन्फ्रेंस थी और 12 कॉन्फ्रेंस ठीक रही। ठीक, मेरी भी 13 कॉन्फ्रेंस हो गई थी, ठीक है। तो तो यार मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू शुभम भाई, ताकि हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स भाई हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनको मदद मिल सके, हम जैसे वेटरन से। ठीक है, हम लोगों ने जो गलतियां भाई की अब 20-20 यही अटेम्प्ट में सीख के यही वो तो बचा है अब। और बचा ही क्या है। अब तो ये लगता है कि कोई पूछता है ना तो बिल्कुल खुशी खुशी बताते हैं कि भाई तू तो रिकमेंड होता है कम से कम। भाई कोई तू साथ वाले, हाँ। कोई जान पहचान का ही हो जाता है ना, तो वही खुशी मिलती है। हम्म। तो वही यार, तो मतलब आज हम लोग वही डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, कि जो 19 अटेम्प्ट्स का जो निचोड़ है वो हम देखेंगे। ठीक है शुभम भाई, तो शुरू करते हैं तुम्हारी जर्नी। मतलब सबसे पहले तो स्क्रीनिंग का शुरू करते हैं। ये जो लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग का कैसा रोल रहा था, और मतलब पहले क्या गलती कर रहे थे जो स्क्रीन आउट हुए थे फर्स्ट 4 अटेम्प्ट में, जो बाकी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और लाइक फिर उसके बाद बहुत ही कमी, स्क्रीन आउट बहुत कम हो गए। ठीक है, तो स्क्रीनिंग की सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो स्क्रीनिंग के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना, हम्म, वो देखो, जैसे स्क्रीनिंग में ये तो पता ही है कि 2 स्टेजेस होती है, एक ओआईआर होती है, एक पीपीडीटी होती है। तो ओआईआर का रोल भी होता है, बट मैं बोलूँगा ओआईआर का रोल बहुत मिनिमल है, ठीक है, स्क्रीनिंग में। मेन जो स्क्रीनिंग में रोल होता है वो होता है पीपीडीटी का ही। और पीपीडीटी में भी अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें, वो उसके नाम से ही पता चलती है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो अगर उसमें आपका परसेप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर मतलब उसमें जो जो इमेज दिखाई दे, अगर आप उसको परसीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मतलब वो नहीं लेंगे आपको। अगर आपने परसेप्शन सही नहीं किया तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसका मतलब स्क्रीनिंग करा क्यों रहे हैं, उनका फोकस क्या है। अगले दिन आपको 12, मतलब टैग की 12 इमेजेस दिखाई जाएंगी, ठीक है, 11 इमेजेस दिखाई जाएंगी और 12वीं जो होगी आपकी ब्लैक साइड होगी। हम्म, तो अगर जब उनको ये पता चलेगा कि ये इस बंदे का परसेप्शन ही खराब है, ये देख ही नहीं पा रहा है, एक ही इमेज से उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदे का परसेप्शन सही है या खराब है। तो अगर उनको पता चल गया कि हाँ ये बंदा इमेज परसीव ही नहीं कर पा रहा है, स्टोरी स्टोरी कैसी क्या बना रहा है वो सब तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परसीव कर पा रहा है या नहीं। तो अगर असेसर को ये फील होगा कि अगर ये परसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आपको 11 स्टोरीज लिखने का मौका भी क्यों देंगे। ठीक हम्म, है, तो यही मेरे साथ शुरू में 4 अटेम्प्ट में यही हुआ था। ज़्यादातर में यही होता था कि मतलब उस टाइम पे एक तो कहीं से गाइडेंस वगैरह भी तब तो नहीं दी थी, ठीक है, तो ये पता भी नहीं था कि स्क्रीनिंग बेसिकली करना क्या होता है। परसेप्शन ही, मतलब ऐसा जितना यूट्यूब वीडियो से कहीं से कुछ 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 सुन के, किसी का कुछ सुन के, किसी का कुछ देख देख के, इतना बस समझ में आ गया था कि यहाँ इस एक स्टोरी लिखनी होती है, और वो स्टोरीज में जनरली मतलब यहाँ से सुना हुआ होता है कि वो कैरेक्टर आपकी एज से रिलेटेड होना चाहिए, आपके प्रोफेशन वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोशिश मेरी, मतलब शुरू में तो ये 4 अटेम्प्ट में यही कोशिश रहती थी कि इस कैरेक्टर को मैं अपने, मतलब अपने से रिलेटेड बनाऊं कुछ कुछ स्टोरी। तो उसमें फिर कोई परसेप्शन बिगड़ जाता था। जैसे आप सपोज करो कि एक अगर किसी स्टोरी में एक लड़की दिखाई देगी, सिर्फ एक सिंगल लड़की दिखाई दे रही है, और उसको अगर मैं एक एज अ बॉय परसीव कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म, अगर वो समझ में आ रहा है कि हाँ ये लड़की है, बाकी बाकी के जो तुम्हारे ग्रुप वाले हैं, जो उन्होंने अगर उसको एज अ गर्ल परसीव किया और आप उसको एक बॉय परसीव कर रहे हो, तो मतलब आपके परसेप्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, हम्म, ठीक है। तो शुरू में यही परसेप्शन में दिक्कत हो रही थी। और बाकी की जो चीजें होती है, जैसे इसके साथ साथ आपकी स्टोरी क्या कैसी लिख रहे हो, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। और फिर नरेशन और जो जीडी वाला पार्ट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप नरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बोलूंगा तो इसमें परसेप्शन ही है, कि परसेप्शन का पूरा गेम, अगर आपका परसेप्शन सही है और आपकी नरेशन भी ठीक ठाक है, और ग्रुप में भी अगर आपने 1-2 पॉइंट दिए तो वो आपको जरूर स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो मेरा लास्ट में फिर उसके जब 4 अटेम्प्ट मैंने दिए, उसके बाद में फिर मेरा फोकस यही रहता था कि एटलीस्ट मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूं जिससे क्लियरली ये रिफ्लेक्ट हो कि मैंने क्या चीज परसीव करी है, वो चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम स्टोरी लिखते हैं तो उसमें वो चीज जो जो मतलब स्टोरी में चल रहा होता है ना, वो लास्ट में आ पाता है। हम्म, जैसे वो कभी कभी लास्ट में आएगा, हम ऊपर की हम्म, कुछ और ऐसी स्टोरी लिखेंगे तो वो लास्ट में आएगा। तो उससे क्या होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो 40-45 सेकंड ज्यादातर टाइम देते हैं, ज्यादातर जो टेक्निकल एंट्रीज होती है जिनमें भीड़ आती है, 350 बंदे आते हैं, तो स्क्रीनिंग में वो 40-45 सेकंड का टाइम देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो आप उस पॉइंट तक अपने पहुंच ही नहीं पाओगे, और उससे पहले वो टाइम से बोल देंगे, नेक्स्ट बोल देंगे, तो फिर आपको वो जो आपकी मेन स्टोरी की जो थीम थी वो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो हम्म, इसीलिए जो भी स्टोरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको आप स्टार्टिंग में रखो। जिससे क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप वो चीज अगर बता दोगे, मतलब स्टोरी में बता दोगे कि हाँ मेरा परसेप्शन सही था, तो वो उनको क्लियरली कन्वे होगी, और वो लोग आपको मतलब आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा उस चीज से। ओके, तो मतलब जस्टिफाई करना है हम लोगों को वो जो पिक्चर और स्टिमुलस दिया है एज सून एज पॉसिबल इनसाइड अ स्टोरी। ठीक है ना? तो बिल्कुल। यार ये जो मतलब ये जो तेरा कौन सा बोर्ड था एसएसबी इलाहाबाद में?
ये 34 एसएसबी था। 34 एसएसबी। तो तेरी पिक्चर क्या आई थी इस वाले लाइक एसएसबी में, और पूरी स्टोरी क्या थी? इसका क्या एसएसबी में तो यार मुझे तो याद भी नहीं है क्या स्टोरी आई थी। एक सेकेंड। ये वाली तो याद रहनी चाहिए थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भूल नहीं गया। भाई सब, अब तो मैं भूल रहा हूँ सब धीरे धीरे मेरे को। अब थोड़े दिन तो डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं, अब इन चीज़ों में पढ़ने नहीं है, उसके बाद देखेंगे जब सीए का आएगा तब देखेंगे दोबारा से। पिक्चर तो यार मुझे याद नहीं है अभी एट प्रेजेंट, अगर याद आएगी, अगर आ जाती है ठीक बीच में तो मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनिंग हो जाता है। स्क्रीनिंग में हम लोगों को सबसे पहले परसीव अच्छे से करना है, ठीक है, और पिक्चर को एज सुन एज पॉसिबल इंट्रोड्यूस करना है इन स्टोरी। ठीक है, नरेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड जीडी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है साइक। तो हम लोगों ने बहुत सारा खुद भी डिस्कस किया था, हम लोग पहले भी डिस्कस किया करते थे कि यार तू क्या कर रहा है, तूने कहाँ से कोचिंग ली है, मुझे भी बता दे, दोनों साथ चलते हैं कोचिंग करने। तूने बताया इस कोचिंग जाके आया हूँ मैं, ये कोचिंग मैं करके आया हूँ। हम लोगों ने एक साथ एक कोचिंग भी कर ली थी, आगे पीछे की थी लेकिन एक साथ की थी वो। हाँ। उसका नाम नहीं लेना हाँ। चाहूंगा। मुझे लगता भी नहीं लेना भी चाहिए उसका नाम। भाई, नाम लेके अपना ही मुंह खराब होगा, ठीक है ना? तो मतलब हम लोगों ने घाट घाट का पानी पिया, साथ में डिस्कशन किया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब तुझे पता था तूने पहले क्या क्या किया था जो तेरे लिए काम नहीं किया, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेशर्स जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो अभी वही सब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को वो चीजें डिस्कस भी करनी चाहिए जो तूने पहले किया था, और जब तू ये जो रेकमेंड हुआ आखिरी अटेम्प्ट में, ठीक है, ये इस वाले में क्या चेंजेस किए, और लाइक कुछ एग्जांपल्स के साथ, लाइक तूने कोई पिक्चर देखी हो अपने ये जो लास्ट अटेम्प्ट में, कुछ टैट की पिक्चर्स होंगी, उसमें क्या थीम्स बनाई, कैसे आइडियाज उठाए, वो चीजें थोड़ी सी बता टैट के बारे में। तो नाइन मतलब जो ये वाला अटेम्प्ट था, इससे पहले मैं 18th अटेम्प्ट का अपने बताना चाहूंगा। तो 18th अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मेरा बैंगलोर में था, ठीक है, 17 एसएसबी बैंगलोर था। तो उस वो अटेम्प्ट मेरा बहुत ही खराब गया था, मतलब जितना खराब जा सकता है वो अटेम्प्ट इतना खराब गया था, मतलब इतना खराब गया था कि अगर उसमें मैं असेसर होता तो मैं अपने आप को सिलेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब मैंने साइक दिया, साइक टेस्ट दिया, और उसके साइक के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि मैं कौन सा उठूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही मतलब स्टोरी बनाई, मैं जैसी बनाना चाह रहा था ना, जैसी स्टोरी में सोच के गया था, जैसी स्टोरी वो वहाँ पे उस टाइम पे आ ही नहीं पाई। अब वो मतलब क्योंकि प्रिपरेशन हो सकता है लैग रही होगी उस टाइम पे, तो वो खराब हुआ। साइकिल मतलब जो खराब हुआ ही हुआ। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू भी मेरा बहुत गंदा गया। ठीक है, इंटरव्यू भी एकदम, कुछ तो साइकिल मुझे थोड़ा होपलेस भी हो गया था कि यार यार अब तो मतलब क्या ही होने अब वाला तो है। तो कुछ भी बोलो। अब तो कुछ भी बोलो, तो एकदम सच में भी ऐसे कुछ भी बोल रहा था मैं। ठीक है, तो कुछ भी लास्ट रन था एसएससी टेक का, वो तो ऐसे ही कुछ भी जस्ट बोल रहे थे। तो इतना ज्यादा फोकस भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि माइंड मतलब पहले से ही मूड ऑफ हो चुका था साइक साइक के देख के। हम्म तो वो हुआ। उसके बाद जीटीओ ठीक ठाक गया था, मतलब जीटीओ जनरली ठीक ठाक चला ही जाता है मेरा, जीटीओ हम्म इतना कभी ज्यादातर खराब गया नहीं है। तो जीटीओ ठीक ठाक गया था, बट उसमें मुझे रिजल्ट जैसा पता था मुझे, हाँ, कि कॉन्फ्रेंस आउट होने वाला हूँ। तो रिजल्ट जब आया भी तो हाँ, मतलब दुख तो होती है ऑब्वियसली, बेशक रिजल्ट पता हो, बट हाँ, क्या इतना हम लोग शॉकर एक नहीं था होप मतलब तो एक कर ही तरह रहे से। होते हैं कि हाँ, होप कहीं तो ना ऐसा रहती लगता है। है कि यार कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो गलती से नाम ले दो यार, गलती गलती से से ले कुछ ना दो। कुछ मैंने कुछ कुछ मतलब वो भी करा हो, तो उसके बाद वो भी ठीक ठाक एग्जाम, तो कैसे भी करके वो बस एक बार टेस्ट नंबर बोल दे तो वो हो जाए। वो तो होप तो रहती है, बट मुझे पता था मतलब तो फिर उसके बाद जब 18 मतलब उसमें मेरा एक दोस्त रिकमेंड हुआ था। वो दोस्ती मुझे कैसे मिला था कि हम लोग 18 एसएसबी मतलब जो सॉरी 18 अटेम्प्ट था, उससे पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने ऐसे ही ग्रुप पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप था तो उस पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसमें मेरे को एक फ्रेंड मिला था, तो वो और मेरी साथ में एसएसबी थी 19 एसएसबी, तो 18 एसएसबी। तो ये 18 अटेम्प्ट जो था मेरा वो साथ में था, उसका भी था, वो भी एक मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसके भी काफी सारे अटेम्प्ट हो चुके थे, और वो पहले से रिकमेंड हो चुका था एक बार। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बात करते थे, प्रैक्टिस वगैरह करते थे, लेक्चरेट वगैरह की प्रैक्टिस करते थे। तो फिर पता चला कि साथ में एसएसबी है, तो हम लोग, वो हिमाचल का था, तो हम लोग पहुंचे उधर, उधर जाके मिले, तो बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो गई थी। और उसके बाद फिर लास्ट में वो रिकमेंड भी हो गया था वो बंदा। ठीक है, रिकमेंड 18th होने लायक भी अटेम्प्ट था में, अभी। हाँ, तेरे वाले 18th अटेम्प्ट में। हाँ, उसमें रिकमेंड हो गया था वो, और अभी ओटीए में है। ठीक है, पंकज नाम था उसका। तो भाई बहुत सही बंदा था, है ना। और हम्म मैं तो अपना रिकमेंडेशन का अगर पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा तो उसको देना चाहूंगा, क्योंकि जब वो रिकमेंड हुआ उसके बाद फिर जब उसके मेडिकल्स वगैरह हुए, तो जब वो आया तो फिर मैंने उससे डिस्कस किया, मतलब ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने अपनी स्टोरीज वगैरह डिस्कस करी उससे, कि मतलब वो कैसी स्टोरी लिख रहा है और मैं कहाँ पे मतलब लैग कर रहा हूँ, मैं कैसी स्टोरी लिख रहा हूँ। मुझे तो अपनी स्टोरीज तो पता ही था, मैं जस्ट हम्म एक और मतलब एक और आइडिया जानना चाह रहा था कि वो कैसे स्टोरी लिख रहा है। ठीक है, हम्म तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी उस चीज़ से, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरा एक जो चीज़ जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई थी, वो ये थी कि जो जैसी मैं स्टोरी स्क्रीनिंग के लिए लिखता था ना, वैसी हम्म। स्टोरी मैं टैट के लिए लिखता था, और जबकि ये अच्छा दोनों ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, एकदम ही डिफरेंट। ठीक है, अच्छा। पीपीडीटी में आपको क्या करना होता है कि उसमें आपका परसेप्शन दिखना चाहिए, मतलब परसेप्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मेन चीज उसमें है परसेप्शन। ठीक है, हम्म उसके अराउंड आप अपने परसेप्शन के अराउंड कोई एक स्टोरी बनाते हैं, वो आपकी स्टोरी चल जाती है। हम्म टैट में मैं यही करता था, टैट में पहले मैं यही करता था कि उसमें मेरे को ये रहता था कि जो भी इमेज दिखाई जा रही है, तो वो इमेज का कुछ ना कुछ पार्ट मतलब कैसे भी आनी चाहिए वो इमेज। और हम्म तो ये चीज थी। बट फिर मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि उसमें जो दिख रहा है एग्जैक्टली वो उसमें होना ही चाहिए इमेज में।
आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज बना सकते हो, क्योंकि वो परसेप्शन का टेस्ट है ही, ठीक है। हम्म। अब जैसे जो उसमें मुझे याद है पहली इमेज जो आई थी, वो थी उसकी एक सिर्फ बुलक कार्ट दिखाई गई थी। बुलक कार्ट पूरी भी नहीं थी, बुलक कार्ट के बीच का जो हिस्सा होता है वो दिखाया गया था। वो तो वो उसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ। नहीं, कोई नहीं बैठा था, सिर्फ एक खाली अच्छा। बुलक कार्ट थी, हम्म। ठीक है। और कुछ नहीं दिख रहा था, बस एक खाली बुलक कार्ट के बीच का जो हिस्सा होता है ना गोल वाला, वो दिख रहा था। तो अब मुझे उस टाइम पे, अब मुझे पहले तो मतलब मैंने जो स्टोरी बनाई तो उसमें यही था कि कैसे भी करके मुझे कुछ आइडिया वगैरह ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने ऐसी कुछ भी एक तो स्टोरी बना दी जिसमें बुलक कार्ट वगैरह का कुछ यूज़ करते हैं। तो वो अब उसने जो स्टोरी बनाई थी वो ऐसी स्टोरी बनाई थी कि उसमें बुलक कार्ट थी नहीं, मतलब बुलक कार्ट का मेंशन ही नहीं था, वो जस्ट स्टोरी थी, वो फार्मिंग से रिलेटेड थी, फार्मिंग और विलेज वगैरह से रिलेटेड थी। तो मतलब इससे जो चीज़ समझ में मुझे ये आई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उसमें दिखाई जा रही है उसका इंक्लूजन उसमें होना ज़रूरी है। मतलब बुलक बुलक कार्ट से, अगर आपको बुलक कार्ट देख के आपको क्या मतलब जो स्टिमुलस दे रहे हैं उसके आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ को देखकर, तो वो चीज़ आपको लिखनी रहती है। तो मैं बुलक कार्ट के अराउंड स्टोरी बना रहा था, तो वो एक स्टोरी भी ऐसी मतलब कुछ भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं बनी थी, ठीक है। तो ये इमेज थी। दूसरा एक चीज़ जो मैं ये करता था कि परसेप्शन नेगेटिव हो जाता था, मतलब जो परसेप्शन ही होता था कभी कभी चीज़ें जहाँ पर नेगेटिव दिखाई भी नहीं गई है वहाँ पर मैं नेगेटिव परसीव कर लेता था। तो जैसे एक इमेज थी 18 में जो 17 था उसमें जो इमेज आई थी वो ये थी कि एक लड़का जो है वो फ्लोर पर लेटा हुआ है, देखी भी होगी इमेज है ना, और एक हाँ। साइड से उसका एक हैंड, सिर्फ एक हैंड दिख रहा है। तो मतलब हम्म। मैंने उसको ऐसा परसीव किया कि फाइट हुई है, उसमें एक बंदे ने एक दूसरे को मुक्का वुक्का कुछ मारा होगा तो वो नीचे गिर गया है और ये बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो कहीं का, तो मैंने ऐसी कुछ स्टोरी बना दी फाइट से रिलेटेड। तो वो एक बेमतलब में मतलब एक जबरदस्ती का ये नेगेटिव इम्पोज करना हो गया कि नेगेटिव इम्पोज कर रहे हैं, जबकि वो जो पंकज थे तो उन्होंने बताया कि इस पे स्टोरी एक ऐसी भी बन सकती थी कि वो बंदा जो है वो अनकॉन्शियस हो चुका है और दूसरा बंदा आके उसको हेल्प कर रहा है, मतलब तो ये चीज़ है, ये मतलब मुझे एक डिहाइड्रेशन की पॉजिटिव वजह साइड। से। हाँ हाँ, डिहाइड्रेशन या किसी की वजह से मतलब अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद फिर दूसरे बंदे ने जाके उसकी हेल्प करी है। तो ये एक पॉजिटिव साइड में स्टोरी होगी, और जो मैंने स्टोरी बनाई है वो एक नेगेटिव साइड में स्टोरी होगी। तो मतलब कहने का ओवरऑल यही है कि जो चीज़ें मतलब जैसा मैं जो कर रहा था ना वो यही था कि जो जैसा स्क्रीनिंग में होता था ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें जाके मैं टैट में लिख देता, बट दोनों ही बहुत ही डिफरेंट ऐसे है ना, दोनों में ही बहुत डिफरेंट चीज़ें आपकी आनी चाहिए। टैट में जो मेन चीज़ है वो डिपेंड करता है आपके ओएल व्यूज पे, कि आप अगर वो एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जो इमेज आपको दिखाई जा रही है वो एक तरीके से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मतलब उसको नेगेटिव टर्म में ले लो, वो जस्ट वो जो आपको प्रॉब्लम एक, स्टेटमेंट होता है, जैसे क्वेश्चन में एक हाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, वैसा। बिल्कुल, आपको ऐसे सॉल्व करना, और उसमें आपके वैल्यूज वगैरह भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप मतलब अगर जैसे कोई जैसे एक चीज मेरे को मतलब मैंने कहीं भी पढ़ी थी, वो चीज बहुत अच्छी थी कि जैसे अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि पिक्चर में सिर्फ एक बंदा दिख रहा है स्टोरी में, तो ज्यादातर पहले मैं भी यही करता था कि वो एक बंदे के अराउंड स्टोरी लिख देता था, वो एक बंदे के अराउंड स्टोरी लिख के खत्म कर देता था। बट उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं कि वो एक बंदा है, बट दिख रहा है हमको एक बंदा है, बट उसकी स्टोरी भी हम सोशली अडेप्टेबल अगर हैं तो हमको स्टोरी भी दो चार लोगों से कनेक्ट कर कर कुछ भी करके मतलब दो चार लोगों से उसके आसपास के साथ में स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टोरी वो आई थी कि इस वाले अटेम्प्ट में 90th अटेम्प्ट में एक स्टोरी आई थी, वो देखी भी होगी, कि वो जो इमेज होती है जिसमें एक अकेला बंदा रोड पे भागा होता है, हाँ हाँ। ठीक है, एथलीट वाली, ठीक है। तो उसमें पहले मैं स्टोरी उसकी बनाता था तो यही बनाता था कि एक बंदा जो है वो अपने किसी उसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया उसने मैराथन में या अपने कॉलेज किसी में, रेस हाँ में। कॉलेज में कोई फेस्ट वगैरह स्पोर्ट्स फेस्ट था, उसको उसने किसी 400 मीटर में या इवेंट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद देखो वो कैसे कैसे प्रिपरेशन करता है और उसके बाद फिर वो पार्टिसिपेट करता है और इवेंचुअली वो रेस जीत जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। बट अब अगर मैं अगर इसकी स्टोरी अगर जैसे अब अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ये बनाऊंगा कि वो अपने प्रैक्टिस तो करता है, उसने पार्टिसिपेट किया है, बट वो प्रैक्टिस कर रहा है बाकी के फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बेशक वो अकेला बंदा दिख रहा है बट हम उसमें और लोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या रिफ्लेक्ट होगा कि इससे पता चलेगा कि जो हम सोशली अडेप्टेबल हैं, हम सिर्फ अकेले नहीं भागते। फौज में वही चीज़ होती है कि फौज में आप सबको साथ में लेके चलने वाले होनी चाहिए। तो वो चीज़ है, तो वो इसमें भी आपकी स्टोरी के थ्रू वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और सिर्फ ये तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया एक क्वालिटी का, ऐसे जो आपकी जो 15 नोवेल्टीज है वो कहीं ना कहीं से आपकी स्टोरीज में से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर मतलब जो असेसर है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ ये इसकी स्टोरीज अच्छी है, इसमें कुछ मतलब बात है स्टोरीज में डिफरेंट है। और अगर मैं बताऊं तो एक और चीज़ जो ये रहती है जो हम ज़्यादातर जनरली मतलब ब्लैक करते हैं, मैं करता था कि स्टोरीज में आइडियाज वगैरह नहीं आते ना, जैसे कभी कभी हम स्टोरीज देखते हैं तो ज़्यादातर कभी ब्लैक हो जाते हैं, नई स्टोरी अगर कोई आ जाती है तो ब्लैक हो जाते हैं। तो उसके लिए वो बेसिकली होता है वो हमारे अवेयरनेस के चक्कर में होता है कि जब हम एकदम ही अवेयर नहीं होते, मतलब ज़्यादा हमारी अवेयरनेस बहुत ही एवरेज होती है। तो ये मतलब मैंने एक साइक असेसमेंट दिया था एक सर को, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि अवेयरनेस बहुत मतलब एवरेज निकल कर आ रही है, अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। तो फिर वो चीज़ तो मैंने काम किया भी, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर में भी कभी कभार आर्टिकल बहुत सारे अच्छे अच्छे आ जाते हैं जिनको हम एज अ स्टोरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने शायद हमारे पहले भी डिस्कशन में मैंने हाँ, बताया हम भी लोगों था, ने डिस्कस ठीक किया है, था। कि हाँ कि जो इस बार जो एक स्टोरी आई थी ब्रिज वाली, तो वो ब्रिज वाली एक स्टोरी देखी होगी कि ब्रिज वाली आती है हाँ उसमें हाँ। एक दो बंदे ऊपर खड़े रहते हैं और कुछ नीचे थे। तो इस बार भी स्टोरी मोरओवर सिमिलर ही आई थी। एक ब्रिज था, पहाड़ियों के बीच में ब्रिज था, नीचे से रिवर जा रही थी और नीचे कुछ लोग खड़े हुए थे और ब्रिज पे एक दो लोग खड़े हुए थे। तो पहले जनरली स्टोरी जो बनाता था मैं वो यही कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड, हाँ। मतलब यही स्टोरी बनाते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, है ना, कि कोई घूमने गया है या उसको टूर गाइड बना देंगे या ट्रैवल प्लानर बना देंगे, ऐसे कुछ करके उसको ऋषिकेश ये हरिद्वार घुमा रहे थे। हाँ
ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल पहुंच जाता है, कोई कहीं भी पहुंच जाता है। तो मतलब वो मेन चीज़ वही है कि तो इस बार मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। इस बार जो मैं पहले से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था, तो हिंदू में मतलब 1-2 अच्छे-अच्छे आर्टिकल मुझे मिले थे, तो उसमें एक आइडिया मुझे ये मिला था कि उसमें मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में आर्मी ने ही जो बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप है, उसने 3 बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें। तो बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए थे, वो फिर मैंने उसके मतलब उसमें एक्शंस और बढ़ा के कैसे आर्मी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में बेली ब्रिजेस बनाने की। और बेली ब्रिजेस बनाने से होगा क्या कि जो फ्लड वगैरह जब आते हैं, ठीक है, जैसे बरसात के टाइम में नेशनल पार्क वगैरह में जो फ्लड आ जाता है, तो पेट्रोलिंग जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं उनकी पेट्रोलिंग मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो वो उसको कैसे टैकल करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बेली ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किया आर्मी वालों ने। और ये चीज़ थी, और उसके साथ में मतलब कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो जैसे मेन आपका जो हीरो है, जैसे मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल को हीरो बनाया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल है बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप का, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि जो है वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में 3 बेली ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी टीम को लेके जाता है उधर, ठीक है। वो लोग शिफ्ट वाइज काम करवाता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में करके, ऐसे 20 मतलब 24 घंटे काम चलता है, और उनको एक मिनिमम टाइम में कंप्लीट करके देता है। और उसके साथ एक दो चीजें और जो इंक्लूड कर दी थी, वो जैसे कि अपने सोल्जर्स का वो कैसे ध्यान रखता है। तो उसमें हम कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि वो जब मतलब जब उसका काम चल रहा है, तो शिफ्ट्स के बीच में वो रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए का भी अरेंजमेंट करके रखता है, उनकी जो खाने वगैरह का अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट है उनके लिए, कि सोल्जर्स को प्रॉपर रेस्ट वगैरह मिले, इस चीज को भी इंश्योर करता है। तो इसके साथ साथ वो मिनिमम टाइम में एफिशिएंटली उसको मैनेज करके वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो ये चीज है। तो इससे मतलब अब जो ये स्टोरी है ना, तो इसमें एक चीज ये है कि ये मतलब एक रेगुलर स्टोरी नहीं है, जैसे जो टूर वाली जो टूरिस्ट वाली स्टोरी थी, और ये वाली जो स्टोरी है, उसका डिफरेंस ये है कि वो स्टोरी भी सही है, वो स्टोरी भी चल जाती है, वो स्टोरी भी खराब नहीं है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि वो रेगुलर स्टोरीज में आ जाती है ज्यादातर। जैसे अगर हम बात करें तो 100 में से 80 लोग वही स्टोरी लिखेंगे, ज्यादातर वही वैसी स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरी है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये स्टोरी मतलब ये स्टोरी हो सकता है कि कभी सर ने पहले देखी भी ना हो, क्योंकि ये स्टोरी मैंने भी जस्ट कहीं से स्टोरी देखी थी, मैंने जैसे एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो वहां से आया था। तो वही चीज़ है कि मतलब अगर ऐसी कोई नई नई स्टोरीज या नए नए आइडियाज मिलते हैं, तो वो चीज़ वो मतलब उससे पता चलता है कि हाँ, ये जो बंदा है कि वो अवेयर है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। तो अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्पेशली जो ये जो ग्रेजुएट एंट्रीज होती है, उनमें अगर हम बात करें, जैसे एनडीए वाले जो बच्चे होते हैं, तो उनकी अवेयरनेस लिमिटेड ही होती है, ठीक है, क्योंकि 12th पास बंदे होते हैं, तो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती। बट जब ग्रेजुएट बंदा एक आता है, अगर उसकी स्टोरी भी एनडीए वाले की बंदे की स्टोरी से सिमिलर कर रही है, तो मतलब उसका ये है कि उसके 4 साल ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। क्योंकि 4 साल के बाद भी अगर वो एनडीए जैसी स्टोरीज लिख रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब 4 साल फिर उसके ऐसा समझ लो कि एक तरीके से बर्बाद है, ठीक है। तो मेन चीज वही है एक्सपोजर कि नहीं है अगर उसको। हाँ, एक्सपोजर नहीं, मतलब वो अभी चीजें उसको पता ही नहीं कि क्या चीजें चल रही है देश दुनिया में। तो वो चीज़ है कि अवेयरनेस पे काम करना जरूरी है। उसके लिए न्यूज़पेपर, मैं बताऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मतलब बहुत जरूरी है। उसमें न्यूज़पेपर में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। और बस हाँ, एक और चीज़ ये है कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार हम ध्यान ना दें, तो वो जस्ट हम उसको एक आर्टिकल की तरह पढ़ के निकाल दें। बट जब हम एसएसबी एस्पिरेंट है, तो हमें हर चीज में मतलब कहीं भी हम कुछ भी देख रहे हैं, सपोज करो अगर मैं कोई एक सीरियल देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी एक टीवी वेब सीरीज देख रहा हूँ या कुछ भी देख रहा हूँ, तो हर जगह हमें ये देखना, मतलब ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि मैं कहाँ से कौन सी स्टोरी ले सकता हूँ। मतलब कभी कभार हमारे आसपास में भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो उसको भी हम एज अ स्टोरी बना सकते हैं। और एक और चीज जो इसमें बहुत मतलब बहुत काम करती है, वो ये है कि अगर कुछ कुछ स्टोरीज अपने पास से भी लिख सकते हैं हम। हमारे पास में कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे जो 12th स्टोरी है, वो तो जनरली हम लिखते ही है, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। बट बाकी की जो स्टोरीज होती है ना, उसमें भी हम लिख सकते हैं हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में, कुछ जो हमने पास्ट में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो हमारे, या कुछ भी मतलब कैसी भी हमारी लाइफ के बारे में, जो भी हमारी लाइफ में चला है, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो वो एक चीज भी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। वो करना भी मतलब अपने पास, उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें पास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मतलब हमारे साथ साथ क्या क्या चीजें हुई है। तो वो एक मैंने वीडियो में देखा था, एक कर्नल युद्धवीर सर के वीडियोस थे, ठीक है, द लक्ष्य अकेडमी का चैनल है। तो उन पे उन्होंने एक चीज बताई गई थी कि स्टोरी ऑफ माय लाइफ करके उन्होंने बोला था, एक असाइनमेंट दिया था बच्चों को लिखने का। तो उसमें 60 to 70 स्टोरीज मतलब अपनी लाइफ के बारे में, कि अभी से लेकर पुरानी लाइफ में, सपोज करो 8 या 10th से क्या क्या मतलब तुम्हारी लाइफ में हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सबको स्टोरीज के फॉर्म में लिखो। तो उससे क्या रहेगा कि एक तो जैसे इंटरव्यू वगैरह जब होता है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मतलब अपनी जो पुरानी पूरी लाइफ है, उसके बारे में आप स्कैन कर चुके होगे एक तरीके से, ठीक है। आपको वो पूरी लाइफ आपको पता होगी कि हाँ, ये मेरे साथ इस टाइम पे हुआ था। तो वो जो जैसे सीआईटी वगैरह पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो आप उसमें आंसर कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें होता है कि इसमें हेल्प मिल जाती है कि हम स्टोरीज वगैरह जब लिखने जाते हैं, तो उसमें भी काफी आइडियाज हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी आ जाते हैं। तो वो एक चीज़ है। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग, तो मतलब हम न्यूज़पेपर हो गया या बुक्स वगैरह होगी, कुछ भी वो पढ़ सकते हैं, उससे भी आइडियाज अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ओके। सो यार, तूने अपना ब्लैंक स्टोरी क्या लिखा था? ब्लैंक स्टोरी मैंने वही मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस ही लिखा था। जैसे मैंने मतलब एक स्किट ऑर्गेनाइज करा। मैं स्किट वगैरह, हमारे कॉलेज में जो कल्चरल फेस्ट होता था, उसमें हम लोग मैं मतलब ऐसे स्किट वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो उसका ही मैंने जैसे कोऑर्डिनेट, थर्ड ईयर में उसको कैसे कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेट शुरू में मतलब शुरू के 2 साल पार्टिसिपेट किया, बट थर्ड ईयर में अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसको फिर कोऑर्डिनेट किया, किस तरीके से कोऑर्डिनेट वगैरह करके। और लास्ट में एट दी एंड जाके जो प्रैक्टिस वगैरह, मतलब सारी प्रैक्टिस वगैरह करके एट दी एंड
जो है वो कॉम्पिटिशन जीता। तो ऐसे मतलब ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस भी लिखी थी। ओके यार, सही है। बहुत ही खतरनाक इंसाइट्स है। मतलब अगर कोई बंदा पहले रेकमेंड हो जाए पहले अटेम्प्ट में, उसको क्या पता कि हम लोग 60 स्टोरी लिख रहे हैं जो हार्डकोर रिपीटर है, स्टोरी ऑफ माय लाइफ 60 स्टोरीज लिख रहे हैं पास्ट पास्ट लाइफ से उठा के, सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर वही रहा यही यही तो फर्क होता है कि जो जैसे जो बंदे पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं रहता कि ज्यादातर चीजें मतलब कैसे करनी चाहिए, मतलब क्या 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 चीजें उनको, उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। और है। जब हम जैसे लोग या अपने जैसे लोग जब जाते हैं ना, तो वो रगड़ रगड़ के जाते हैं, तो सारी चीजें बहुत सारा ज्ञान इधर उधर से ले लेके धीरे धीरे कर करके हर एक सोर्स से थोड़ा थोड़ा सुन सुन के थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगता है, फिर थोड़ा समझ में आने लगती है चीजें कि कैसे चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया इंसाइट्स था रिगार्डिंग थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसके बाद हाँ, हमारा आता है। एक और चीज जो इस पे टैट में कर सकते हैं वो ये कि जैसे कोई भी एक स्टोरी अगर आती है, मतलब जैसे जब हम हम्म, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मैं वहाँ पे नहीं पता, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही स्टोरी के ऊपर मल्टीपल आइडियाज भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही स्टोरी पे मल्टीपल स्टोरीज लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अवेयरनेस बढ़ेगी। जब घर पे जैसे कभी प्रैक्टिस कर कभार, रहे हो तब। हाँ, जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम्म, तो एक कोई इमेज लेकर उस पर मल्टीपल स्टोरीज जितनी भी हम्म, लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो तो बेस्ट है। अगर उससे कम भी लिख सकते हो, दो तीन स्टोरीज तो लिखनी चाहिए, क्योंकि कभी हम्म, कभार ऐसा होता है कि एक जैसी ही दो तीन मल्टीपल इमेजेस भी आ जाती है, ठीक है। हम्म, जैसे एनसीसी की दो तीन इमेजेस आ जाएंगी, या फिर ट्रैकिंग की दो तीन इमेजेस, इस बार भी हमारे में शायद ट्रैकिंग की दो या तीन इमेजेस आ गई थी, ठीक है। तो हम्म, उसमें भी फिर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होनी चाहिए। अगर अपन वो उसी स्टोरी पर सिर्फ एक ही जैसी स्टोरी लिखते जाएंगे तो फिर वही वो फिर लैक ऑफ अवेयरनेस वाली चीज आ गई, ठीक है। तो वो चीज है, तो इसीलिए अगर मल्टीपल स्टोरीज लिखेंगे तो अगर दो तीन स्टोरीज रिपीट हो भी जाती है तो फिर उस पर अपने अपने पास दो तीन अगर इमेजेस रिपीट हो जाती है तो अपने पास आइडियाज, इनफ आइडियाज रहेंगे कि जो जिसको अपन उसमें जो टैट अपना होगा उसमें लिख सकते हैं। ओके। नाइस यार, ये तो मैंने भी देखा है कि बहुत सारी पिक्चर्स रिपीट हो जाती हैं एंड देन वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि भाई ये तो अभी ट्रैकिंग और ट्रिप वाली बना दी। ठीक है, हम वापस ट्रिप वाली बनाएंगे तो वो बोलेगा भाई इसके पास तो आइडिया ही नहीं है। बार बार हाँ, कॉपी वही पेस्ट वही मार रहा है कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा है। वही वो पहले यही होता था ना कि पहले जब स्टार्टिंग में जैसे जब स्क्रीनिंग वगैरह हुए तो जब मल्टीपल इमेजेस रिपीट होती थी तो फिर समझ में नहीं आता था कि क्या लिखे, कि प्रिपेयर तो एक करके आए थे, अगर ट्रैकिंग वाली पे एक प्रिपेयर करके आए थे, हम्म, अब एकदम मतलब अब अचानक से क्या लिख दे, क्या नया आइडिया था, तो फिर उसमें हम कुछ भी लिखने लगते हैं, कुछ भी हम्म, फिर उल्टा सीधा जो भी मन में आता है वो लिखने लगते हैं, फिर वहीं से चीजें खराब होने लगती है। तो ये अच्छा है कि अगर हम पहले से ही प्रैक्टिस लेवल की करके चलें कि दो तीन हम्म, स्टोरीज अगर रहेंगी या 5 लिख सकते हैं तो 5 जितने भी लिख सकते हैं, मतलब वो हम्म। बेटर रहेगा। अच्छा ये बता, तूने अपनी पीपीटीटी की पिक्चर जिसमें तू स्क्रीन इन हुआ है उसमें कितनी बार उस पिक्चर को तूने अपने टैट में लिखा है? मैंने तो लिखा है जैसे मैंने भी पहले लिखा अगर है। हाँ, लिखा है पहले। पहले तो जनरली यही करते थे, क्योंकि तब वही मैंने बताया ना कि पहले आइडियाज वगैरह थे, इतने ज्यादा अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी, तो एक आधा अगर उससे सिमिलर इमेज आ गई ना थोड़ी बहुत भी चिपका तो दो। चिपका देते थे, ठीक बोले है, भाई क्योंकि इनने ये स्क्रीन इन रहता कर था लिया। हाँ, नहीं स्क्रीन कर लिया तो मतलब स्टोरी तो अच्छी है, एक तो ये रहता था कि, और दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि वही जो साइक है वही आ जाए, हो सकता है हाँ, डिफरेंट साइक है तो उसको तो पता ही नहीं है ना अपनी स्टोरी। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। उसके लिए तो नई स्टोरी है तो अच्छी स्टोरी है, जब एक साइक ने स्क्रीनिंग कर लिया तो ये ये भी भी कर अच्छी से लेगा। कर दे, मतलब ये भी अच्छे से कर लेगा, ये भी सही चला जाएगा। हम्म, तो वो चीज वही थी। है, ये तो हाँ, है, ये तो काफी बहुत किया, मतलब पहले तो ज्यादातर ऐसा हो ही हो जाता था जाते कि थे। एक ना एक आध इमेजेस रिपीट हो ही जाते थे, तो वही सेम स्टोरी चिपका देते थे। चिपका दो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टैट हो जाता है जो कि हमारा 70 to 80% होता है साइक का, है ना? अगर तुमने बिल्कुल। टैट कर दिया तो बस टैट, खेल हो गया फिर, है ना? हाँ, खेला हो टैट गए। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, अगर हम साइक में बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैट ही है। टैट जिसने क्रैक कर लिया, टैट सबसे मेन वही चीज है, अंडरस्टैंडिंग, टैट की जिसको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो उसके हम्म, लिए चीजें फिर इजी हो जाती है। अब जैसे कुछ कुछ लोग जो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में करते हैं तो उनको पहले से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अनकॉन्शियस लेवल पे ही, बट उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ उनको ऐसी पता स्टोरी नहीं है, लिखनी है। उनको पता नहीं है कि उनको वो वही मैं, इंटेंशनली नहीं कर रहे वो लोग, वो अपने आप कॉन्शियस निकल लेवल पे जाता नहीं है। पता उनको, वही उनको कॉन्शियस लेवल पे नहीं पता कि उनको क्या चीजें करनी है, बट उनको उनको हो एक जाता है अनकॉन्शियस उनसे। लेवल पे रहता है, हाँ उनसे हो जाता है, तो वो हम्म, उनके लिए एक एडवांटेज उनको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो जाता है, फिर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट। तो वैट के लिए क्या तेरी स्ट्रेटेजी रहती थी और इस बार तूने क्या डिफरेंट किया था इस वाले? तो वैट में जो सबसे चैलेंजिंग चीज है वो है टाइम, ठीक है। तो टाइम, क्योंकि 15 सेकंड होते हैं उसमें आपको वर्ड देखना भी है और लिखना भी है, ठीक है। तो जब पहली बार में स्क्रीनिंग हुआ था तो पता ही नहीं, हवा ही नहीं लगा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है जस्ट कुछ भी जो मन में आ गया ना कि जो भी सेंटेंस मन में आ गया वो सेंटेंस लिख दिया, मतलब कुछ क्योंकि 15 सेकंड मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं है, अगर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो तो बहुत कम टाइम है 15 सेकंड, क्योंकि हम्म, वर्ड उतने में आपको देखना भी है और सोच के लिखना भी है, ठीक है। हम्म। और वो जस्ट इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेज बाहर आए, तो असलियत बाहर आ अब जाए तुम्हारी। हाँ, असलियत बाहर आ जाए, ठीक है। तो उस चीज पे भी मतलब उसके लिए शुरू में तो ज्यादा आइडिया नहीं था वैट वगैरह का, फिर जब धीरे धीरे करने लगे तो फिर वैट की वही की जो वैट के सेट्स मतलब ऑनलाइन में मिल जाते हैं, काफी सारे सेट्स वैट के पड़े हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे या गूगल पे भी काफी सारे वैट के सेट्स पड़े हुए हैं, तो उसमें भी जो वर्ड्स है जैसे 300 400 के आसपास अगर वर्ड्स है हमारे पास, तो उनके ऊपर अगर अपन लिख लेते हैं वैट, अगर पहले से ही लिख के जाते हैं। और सबसे एक और चीज ये होती है कि वैट लिख तो लिए, जैसे पहले मैं ये करता था, वैट लिख तो लेते थे लेकिन उनको मेमोराइज नहीं कर पाया। अब
लिख लिए तो और वो मेमोराइज नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो जस्ट एक तरीके से वर्ड आएगा तो फिर दोबारा से सोचना ही पड़ेगा, और सोचने के टाइम में हो सकता है या नया वर्ड निकल जाए या फिर नहीं, या फिर वो छूट जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले से वेट लिख लो, और उसको अगर मेमोराइज कर सकते हो तो मेमोराइज कर लो। मैंने तो मतलब जस्ट इस बार तो ये किया था कि जस्ट जैसे ही मेरा मतलब जो स्क्रीनिंग वाला पार्ट हुआ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके जब हम लोग जैसे ही लाइन में आए, तो पता था कि अगले दिन जैसे साइक होना है, तो फिर जो स्टोरीज वगैरह लिखी थी मैं एक बार स्टोरीज भी गो थ्रू कर ली थी कि क्या क्या स्टोरीज लिखी, जिससे मतलब सुबह ये ना रहे। और सुबह जाने से पहले भी इवन यही किया था कि एक बार स्टोरीज को गो थ्रू कर लिया और वेट को भी गो थ्रू कर लिया कि क्या क्या स्टोरीज मतलब आइडियाज जो है वो क्योंकि एकदम से वहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने स्टोरी लिखी भी होगी बट एकदम से आपको आइडिया स्ट्रक नहीं करता, आपको आइडिया आता नहीं है, तो वो चीज जरूरी होती है कि मतलब रिवीजन टाइप का ही कर लिया, बैट पढ़ लिए एक बार कि क्या क्या बैट लिखे हैं पहले, तो उनको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करी। तो इस बार बैट भी स्मूथली हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट सारे बैट लिख ही दिए थे, 60 कर ही दिए थे, तो बैट हो गए थे। बट बैट में मेन चीज ये है कि जो भी वर्ड लिख रहे हो, जैसे ये चीज तो ज्यादातर लोगों को पता ही रहती है कि वर्ड जो लिखने हैं वो ऑब्जर्वेशनल लिखने हैं, आई शुड ओडी मतलब ये सब यूज नहीं करना। ठीक है, सजेस्टिव वर्ड नहीं लिखने, सजेस्ट सेंटेंसेस वगैरह नहीं लिखने, तो ऑब्जर्वेशनल लिखने हैं, मतलब जो आपने आज आपके आसपास चीजें हो रही हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस वर्ड का इससे ये कनेक्शन हो सकता है, तो वो चीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बैट में करनी है। और दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव बैट भी आते हैं, तो उसको भी आप पहले से नेगेटिव बैट की अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना वहां पे फिर नेगेटिव में कुछ भी फिर कैसा भी सेंटेंस आता है हम वैसे ही लिख देते हैं। तो नेगेटिव बैट की प्रैक्टिस अलग से कर ले, और जो नॉर्मल बैट वगैरह है उनकी भी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर ले तो बैट में फिर दिक्कत नहीं होगी। बैट में टाइमिंग का इशू है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फिर बैट में ज्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है। तो यार हम लोग वैसे वैट और स्पेशली टैट की बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं पूछूं, तूने 19 अटेम्प्ट दिए, 19 अटेम्प्ट में तूने कितनी टैट स्टोरी बना ली होंगी? रफ आइडिया कुछ। और वैट के मतलब कितने सेंटेंसेस बना लिए होंगे? क्योंकि मैं जब अपना देखता हूँ तो मेरे भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, तो मतलब अब जैसे इस बार की अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस बार मेरे पे एक पीडीएफ पड़ी थी, मतलब एक पीडीएफ एक फ्रेंड था मेरा, वो मतलब वो एसएससी टेक 62 में 61 में रिकमेंड हुआ था वो। ठीक है, हम्म। 61 में रिकमेंड होके वो अभी कहाँ ओटी चला गया वो। ठीक है, ओटी शायद अभी कमीशन भी होने वाला होगा। तो वो उसने मेरे को एक पीडीएफ भेजी थी, तो उसमें 400 वर्ड के आसपास थे, 400, हाँ 400 वर्ड के आसपास। तो इस बार तो मैंने वो 400 वर्ड लिख लिए थे, और ज्यादातर मतलब 400 वर्ड लिख के याद कर लिए। तो ज्यादातर वही होता है कि जब अगर याद है वो वर्ड तो ज्यादातर मतलब उन्हीं में से वर्ड आ जाते हैं, तो वेट की वो दिक्कत नहीं हुई, वेट की ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। और 400 ये थे लिखे थे, और ऐसे ही मतलब इससे पहले भी जो ये वो है ना जो आपका के कुछ आपका के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, वेट के सेट्स पड़े हुए हैं, हाँ तो हाँ। उनके और ये टेट भी मतलब टेट भी बहुत सारी बना ली इस बार भी टेट। इस बार तो मतलब ज्यादा ज्यादा मैंने फोकस टेट नंबर पे नहीं रखा, मैंने यही कोशिश करी कि एक ही इमेज में मतलब अगर मैं मल्टीपल आइडियाज ला सकता हूँ तो वो मैंने ज्यादा फोकस रखा। बट पहले तो यही करते थे कि एक स्टोरी ली, उस पे एक इमेज ली, उस पे एक स्टोरी लिखी, तरह से करके धीरे धीरे मतलब बढ़ते गया, उसको नंबर बढ़ रहा था बट अवेयरनेस पे काम नहीं हो रहा। तो इस बार कोशिश ये करी कि अवेयरनेस पे काम करें, तो एक स्टोरी पे मल्टीपल, एक इमेज में मल्टीपल स्टोरीज वगैरह लिखे तो ज्यादा बेटर है। ओके। ठीक है। तो फिर वैट हो जाता है हमारा, फिर आता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए क्या तेरी स्ट्रेटेजी रहती थी? इस बार तूने क्या चेंज किया कंपेयर टू लास्ट टाइम? हाँ, तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बेसिकली मतलब पता तो है ही सबको कि क्या करना होता है ना, कि एक सिचुएशन दे देंगे उसमें और आपको उसका रिस्पॉन्स लिखना है। तो पहले अगर मैं बोलूँ तो पहले मतलब एसआरटी तो ठीक ठीक जाता था, एसआरटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट पहले ये रहता था कि कभी कभार ज्यादातर मतलब ज्यादा अटेम्प्ट ज्यादा करने के चक्कर में कि ज्यादा मतलब 45 प्लस हो जाए, 50 प्लस हो जाए, तो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट छोड़ देते थे या छूट जाते, मतलब जो एक अगर कोई एक सिचुएशन आई है तो उसको कंप्लीट नहीं कर देते, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दिया, उसके बजाय दूसरे पे चले गए, जिससे मतलब नंबर ज्यादा होता है। बट इस बार मैं बोलूँ तो मैंने 33 सिर्फ 33 एसआरटी करे थे, 33 कर पाया था मतलब, क्योंकि मेरे ज्यादातर रिस्पॉन्स इस बार 2 से 3 लाइन के थे, मतलब मिनिमम रिस्पॉन्स 2 से 3 लाइन के 3 लाइन तक भी चले जा रहे थे रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि जो भी मैं रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ, एक अगर सिचुएशन का रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ तो वो रिस्पॉन्स कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं भी कोई भी मतलब एक एंड कोई खाली नहीं छूटे, वो सिचुएशन क्लोज हो जाए एक तरीके से। तो वो मेरा एक फोकस था। हाँ, और बाकी तो मतलब रियलिस्टिक ही लिखना है, कुछ भी मतलब अपने मन से कुछ नहीं लिखना, जो चीजें जो आप सेल्फ को रखकर वहाँ पे इमेजिन करो, अगर जो वो चीज जो कर सकते हो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर दे सकते हो सिचुएशन का, तो वही है, तो वो करना है। और मतलब कुछ भी ऐसा हाईफाई नहीं लिख देना कि मतलब कुछ भी सुपरमैन टाइप कुछ हो जाएगा, नॉर्मली रखना उसको, जस्ट जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो रियलिस्टिक अप्रोच भी काम कर जाती है नॉर्मली। मतलब एसआरटी ज्यादातर लोग मुझे लगता है कि सही करते होंगे, क्योंकि कोई भी ज्यादातर सबको पता है कि कुछ उल्टे सीधे सॉल्यूशन नहीं लिखने, रिस्पॉन्स जो आया वही लिखना, बट मेन चीज ये है कि वो कंप्लीट होना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि जैसे हो जाता है किसी किसी मेरा भी रिकमेंडेशन 33 एसआरटी करके हो गया, बट कोशिश हमें यही कर रही है कि 40-45 तक तो हो ही जाए। ठीक है, 40-45, 40 से ऊपर तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, 40 से नीचे रिस्पॉन्स कम है, मतलब कम रिस्पॉन्स है। मेरे को इस बार डाउट यही लग रहा था कि 33 एसआरटी हुआ, तो एसआरटी पे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि एसआरटी कम है,
बट बाय गॉड्स ग्रेस हो गया है ना, बट रिकमेंडेशन हो गया। बट हो सकता है कि इस वजह से भी मतलब थोड़े मेरिट में नंबर कम हो, क्योंकि एसआरटी कम रहे, तो हो सकता है कि इस वजह से भी नंबर कम है। तो कोशिश यही करनी है कि 40-45 से ऊपर ही एसआरटीज करने हैं। ओके, ठीक है। तो एसआरटी हो जाता है, फिर इसके बाद हमारा आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हम्म। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में तूने चेंज किया था कि ये पहला जो 18th अटेम्प्ट में था वही तूने रखा हुआ था अपना एसडीटी? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट मतलब काफी हद तक चेंज कर दिया था, ठीक है। और वो चेंज करने का आइडिया जो मुझे मिला था वो भी मैंने जो बताया कि पंकज भाई जो थे हमारे, जो उन्होंने ही मेरे को बताया था। उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजी थी, वही द लक्ष्य अकेडमी चैनल की, ठीक है। जो कर्नल युद्धवीर सर थे, वो उनकी वीडियो, उनके ही चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एसडी लिखने का राइट अप्रोच क्या होता है, कि क्योंकि मतलब जनरली अगर हम देखें ना, जो उन्होंने जो बात बोली थी और जो मुझे भी लगता है कि जनरली जो हम एसडी लिखते हैं, सबकी एसडी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। 90% ऑफ द कैंडिडेट्स की एसडी सिमिलर होती है, ठीक है। अगर हम पेरेंट्स का लिखेंगे तो उसमें वही लिख देंगे कि ओबीडिएंट, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल, सारी रिस्पॉन्सिबल, यही सारे यही लिखते हैं। सजेशंस, और हाँ, यही हेल्पफुल। सब हेल्पफुल हो गया, यही सारी चीजें सब में से ज्यादातर कैंडिडेट्स की सेम रहती है। तो अब उसमें एसडी में हम चेंज क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। उसमें जैसे जैसे जो अपना सेल्फ वाला पार्ट होता है, ठीक है। सेल्फ में हम मतलब एक कोई कोट वगैरह डाल सकते हैं, जैसे एक कोट जो हमें इंस्पिरेशन देता हो, ठीक है। कोई भी एक कोट वगैरह हो गया, कोई भी अपना पास्ट एक एक्सपीरियंस जो होगा, वो एक लिख सकते हैं, ठीक है। या मतलब स्टोरी उसको थोड़ा सा अलग रखना है, जो इंटरेस्टिंग जो बनाना है। नॉर्मल, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। कि उसको जो असेसर है, जो साइक है, उसको पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रेगुलर एसडी नहीं होना चाहिए, मतलब रेगुलर एसडी में वही सारी चीजें रहती है कि वही रिस्पॉन्सिबल, ये सब चीजें थोड़ा अपने अपने एक्सपीरियंसेस पे लिखना है, ठीक है। जैसे जैसे इस बार मैंने एक चीज, जैसे हम कोई भी अगर ये लिखते हैं कि जैसे हम लिख रहे हैं ओबीडियंट, ठीक है। तो ओबीडियंट पे हम किस वजह से लिख रहे हैं कि ओबीडियंट हमको, अगर हमारे पेरेंट्स ओबीडियंट कंसीडर करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, तो वो एक जो वजह है ना, वो लिखना जरूरी होता है, क्योंकि वो उससे जो साइक है उसको समझ में आता है। अगर हम ऐसे ही कुछ भी फालतू लिख देंगे तो साइक को लगेगा कि हाँ ये मतलब बकवास कर रहा है, ठीक है। तो बोला वो एक एडजेक्टिव ही वजह, लिख रहा है ये तो हाँ सिर्फ। बस एक एडजेक्टिव लिख रहा है, और तो वो वजह लिखना जरूरी है कि अगर हमारे घर वाले हमको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं या मेच्योर समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है, क्या रीजन है, मतलब हमें क्या लगता है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो तो वो बेटर है, अगर नहीं भी पूछ सकते हो तो खुद ऑब्जर्व करो अपने डेली लाइफ में, ठीक है। कि अगर मैं अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे दोस्तों का नॉट मतलब डायरेक्ट फीडबैक नहीं, बट पता चल जाता है कि मतलब दोस्त क्या सोच रहे हैं थोड़ा बहुत अपने बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि मतलब कुछ कुछ हरकतों से पता चल जाता है अपने साथ, मतलब कैसे वो बिहेव करते हैं उस चीज़ से पता चल जाता है। पेरेंट्स का भी यही सेम चीज़ है कि पेरेंट्स का पता चल जाता है, और टीचर्स वगैरह या जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका भी यही आइडिया लगता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहने की जरूरत है अपने को, थोड़ा सा अपन अगर ऑब्जर्वेशन सही रखेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर ये अपने को, अगर कोई अपना एम्प्लॉयर अपने को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है तो वो किन किन रीजन पे समझ रहा है, ठीक है। हमने ऐसा पास्ट में क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयड है, जैसे हम एम्प्लॉयड है तो ज्यादातर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है। जैसे सपोज करो सैटरडे संडे को काम आ गया, कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई कोड फट गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पर अगर अपन अवेलेबल है तो वो मतलब वो अपना एक हो गया कि अपन एक्स्ट्रा टाइम में भी जाके हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उससे एक पॉजिटिव इमेज है। तो अगर आपके पास में कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो लिख सकते हैं, या कभी भी आपने कभी आउट ऑफ दी वे जाकर भी किसी की हेल्प करी है, तो फ्रेंड वगैरह की, एम्प्लॉय वगैरह के साथ में, कलीग की, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। और मैं तो मतलब ये बोलूंगा कि सब लोग जाकर जो कर्नल युद्धवीर सर का जो चैनल है उस पर जो साइकी उसकी एसडी की वीडियो पड़ी है वो जरूर देखें, है ना। उनसे बहुत हेल्प मेरे को तो मिली थी, और बाकी जो ऑडियंस है उनको भी मिलेगी, ठीक है। तो द लक्ष्य अकेडमी सर का चैनल है वो, और उसमें बाकी सारी वीडियोस भी पड़ी है ना, मतलब जो एक एक सर ने एक्सरसाइज बताई फाइव थी, बी 5 पॉइंट आरसीसी, परसेप्शन, 5 बी 5 आरसीसी, बीआरसीसी, 5 वो पॉइंट, मैंने भी हाँ तो वीडियोस 5 देखे बीआर, उनके। हाँ तो वो तो मतलब अगर वो देखे ना तो वो काफी अच्छी चीज है, मतलब उसमें अगर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में तो वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक तरीके से वो आपकी इमेजिनेशन को बहुत ब्रॉड कर देता है, ठीक है। आपको बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं, तो वो एक मैं बोलूंगा कि वो अगर ऑडियंस देख पाए तो वो अच्छी चीज है। श्योर श्योर, मैंने भी उनकी उन सर की बहुत वीडियो देखी है। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ठीक है। नो मोर, तो हाँ। हाँ, तो उनके वीडियोस और उनकी बातें बहुत ही इम्पैक्टफुल थी, इन्फ्लुएंस करती थी बहुत ज्यादा, है ना। भाई तो मुझे इस पहले जब जब हम्म, पंकज, मतलब मैंने उनकी वीडियोस बहुत पहले भी, मतलब शायद 2020 से 21 के टाइम पे देखी है, तो मुझे मुझे था शायद उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे एक दो वीडियो देख के छोड़ दी होगी, ठीक है। फिर वो अभी वैसी बातें जब नहीं करते पंकज, ना, वो वैसी बातें नहीं करती जो हाँ एसएसबी वही कोचिंग वाले करते वही तो हैं। उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। बट अभी जब पंकज ने भेजी थी मेरे को वीडियोस, तो वो वीडियोस मैंने देखी, मतलब, और फिर उसको मैंने बाकी जो वीडियोस थी उनके चैनल पे वो भी देखी, तो उससे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि क्या क्या चीजें, क्या क्या हम गलती करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो बाकी बाकी लोग भी देखें तो अच्छा है। अगर मतलब सर नहीं है, अगर सर होते तो फिर मेरा तो प्लान था पहले, तो मुझे मतलब यही था कि मैंने सोचा था कि सर से गाइडेंस वगैरह लेंगे, बट बाद में पता चला कि अनफॉर्चुनेटली सर इज नो मोर। तो अभी मतलब उनके चैनल पे वीडियोस वगैरह शायद अब आती भी नहीं है, बट पुरानी वीडियोस पड़ी है, वही काफी हेल्पफुल होगी। हम्म, ठीक है।
तो जब तू मुझे ये बता रहा था तब मुझे याद आया कि हम लोग भी एक एसएसबी साथ में देने गए थे, एसएसबी इलाहाबाद, याद है? याद है तो एक बार क्या हुआ, हम लोग याद जब है। एसएसबी इलाहाबाद गए थे सुबह सुबह, शुभम अपने शूज की लेस लाना भूल गया। ठीक है ना, शुभम के शूज की लेस ही नहीं है अब। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पूछ वो लिया, हम लोग फॉर्मल शूज और फॉर्मल टिपिकल शूज हाँ, तो और हम लोग उसमें रुके हुए थे, लाइक सैनिक आराम गृह में। तो कदम कुंज में, कदम कुंज में, इलाहाबाद। तो सबसे हाँ, पूछा, भाई किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, अब ये हो गई एसआरटी, अब तुम्हें अपने फिर दोस्त की हेल्प करनी है। अंकुर सर आते सेवियर बन के। मैंने मैंने अपने बैग का वो जो होता है ना, रक्सैक वाला बैग है मेरा, तो उसमें एक वो काले रंग का धागा होता है। ठीक है, उस धागे में वो जो उस धागे से उसको टाइट करते हैं ना बैग को, उसको काटा, उसकी 2 लेस बनाई, तो लेस बांध के ये स्क्रीन इन हो गया। वही तो मैंने बता रहा था, सेवियर बन के आता। उसके बाद तो फिर पता क्या हुआ कि मैं घर पे आया ना, उसके बाद फिर मैंने वो लेस जुड़े भी नहीं जो मेरे रखे हुए थे, वो जुड़े भी नहीं कि कहाँ रखे हुए हैं, फिर वही चलते रहे। फिर जब तक वो जूते फट नहीं गए ना, तब तक वो लेस, वही लेस पड़े रहे मेरे जूतों में, वही, मैंने वो निकाले ही बैग का नहीं। धागा डलाना उसमें। वही डला रहा मैंने, फिर निकाला नहीं। खतरनाक है भाई, खतरनाक है, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। ठीक है ना, तो वो ब्लॉग मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप देख लेना, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो। वैसे वो इंसिडेंट उस वक्त नहीं बताया था हमने। हाँ हाँ, ठीक है। उस टाइम पे तो नहीं हुआ, सही बात है, उस टाइम पे नहीं हुआ, बट ठीक है, तो यार इसके बाद तेरा पर्सनल इंटरव्यू कब हुआ था? पर्सनल इंटरव्यू मेरा जीटीओ 1 के बाद हुआ था। अच्छा, ठीक मतलब है। जीटीओ डे 1, जब तीसरे दिन जीटीओ डे 1 होता है, उसके बाद हुआ था। पर्सनल इंटरव्यू डिस्कस वैसे करते हैं। शेड्यूल तो वो, हाँ शेड्यूल तो वो साइक के बाद ही होना था, बट वो हम्म। मतलब मेरा लेट था, 3-4 बंदों के बाद में था। हम्म। तो वो सर ने लिया है, उन्होंने बोला कि कल करेंगे, तो मेरे को बढ़िया है, थोड़ा टाइम ही मिल जाएगा पढ़ने के लिए। पढ़ लेते हैं। हाँ। हाँ। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बता, मतलब कैसे तैयारी की थी, और इस बार तुझे कुछ फील हो रहा था, कुछ नया हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है इंटरव्यू में, कि नॉर्मल जैसा तू पहले दे चुका है वैसा ही कुछ हो? नहीं, इस बार अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ ना, तो जस्ट एकदम नॉर्मल जो इंटरव्यू मेरा जा सकता था। मतलब मुझे अपने जीटीओ पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो जीटीओ मेरा अच्छा गया था, ठीक है, और साइक पे भी कॉन्फिडेंस था कि साइक पे भी मेरा साइक बढ़िया गया था। बट इंटरव्यू जो पार्ट था ना, मेरा इंटरव्यू मेरा जस्ट मेरे को एकदम नॉर्मली लग रहा था। मतलब अगर मैं जो अपना इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था, जो 18th अटेम्प्ट था, उसका इंटरव्यू अगर मैं हटा दूँ, वो मेरे interview तो मेरा मतलब बहुत ही गंदा गया था। तो वो इंटरव्यू हटा के मेरे जब बाकी के पुराने जो इंटरव्यूज जाते थे, जस्ट एकदम नॉर्मल सा इंटरव्यू, मतलब कुछ भी ना उसमें ना, मतलब जो इंटरव्यू ना ऑफिसर ना आए काउंटर उन्होंने बहुत क्वेश्चंस, ज्यादा, ग्रिलिंग, हाँ, ना नथिंग। ना ग्रिल किया, ना बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतना कुछ पूछा भी नहीं, टेक्निकल भी कुछ नहीं पूछा। ठीक है, 40 से 45 मिनट चला होगा इंटरव्यू। और जस्ट बेसिक वो सीआईक्यू से स्टार्ट किया था, जो पहला सीआईक्यू होता है एजुकेशन सीआईक्यू, उससे स्टार्ट किया उन्होंने। हाँ, मैं से एक दो मतलब जो काउंटर क्वेश्चन थे वो जॉब के ऊपर किए थे। ठीक है, कि मतलब ये जो जॉब है इससे स्विच क्यों करना चाहते हो, मतलब आर्मी में क्यों आना चाहते हो, तो वो एक उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। फिर उन्होंने एक ये क्वेश्चन किया था कि जॉब के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव एस्पेक्ट बताओ, और फिर ऐसे ही मतलब आर्मी से कंपेरिजन करो कि, तो ये क्वेश्चन किया था। और बाकी फैमिली पे ज़्यादा मतलब पूछा था, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मदर क्या सोचती है, फादर क्या सोचते हैं, सिस्टर क्या सोचती है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे, सॉरी, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ थी। ये मतलब नॉर्मल बेसिक से जो इंटरव्यू चलता है ना, वही इंटरव्यू था। टेक्निकल कुछ नहीं पूछा, और लास्ट में जाते जाते शायद एक दो जीके के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तब ये रशिया यूक्रेन चल रहा था, और ये गाजा गाजा वाला, शायद हाँ, गाजा वाला चल रहा था, ये इसराइल वाला। तो वो इशू, एक दो इशू, और फार्म प्रोटेस्ट भी, जो सेकंड फार्म प्रोटेस्ट 2.2 चल रहा था, तो वो पूछा था। उसमें उन्होंने जो वो जो अमेंडमेंट्स आए थे ना, जो फार्मर्स की मांगे थी, सॉरी, जो 12 उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने 12 मांगे रखी थी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मतलब जो 12 डिमांड्स हैं, उनमें से कितनी, मतलब उन्होंने पहले तो ये पूछा था कि फार्म प्रोटेस्ट क्या, जो 2.2 है वो क्या है, मतलब। तो फिर वो बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसमें जो उनकी जो डिमांड्स हैं, उनमें से कौन कौन सी डिमांड्स मतलब जो है वो पूरी की जा सकती है सरकार की तरफ से, और कौन कौन सी डिमांड्स नहीं पूरी की जा सकती। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, क्योंकि उस टाइम में मैं ये फार्म प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा कवर कर नहीं पाया था। तो मैंने मतलब जितना मुझे आइडिया था उस हिसाब से बता दिया। सर ने भी फिर ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन किया नहीं, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि इसको बात नहीं है, तो बता दिया। तो वो जितना पता था उतना बता दिया। बस मैं हाँ, यही हुआ था इंटरव्यू में। हाँ, इंटरव्यू और ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हुआ नहीं इंटरव्यू में, ओके, नॉर्मली था तो यार जस्ट। ये बता, जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, कि भाई तुम इतनी देर से लगे हुए हो, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही जेन्युइन है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी और व्हाट इज योर मोटिवेशन, तो इसमें तू क्या आंसर किया ना? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जस्ट बिकॉज मतलब अपन आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते डिफेंस हैं, में। ठीक है, फादर आर्मी में थे। तो एक तो मोटिवेशन फैक्टर वो हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने यही बताई थी कि मतलब इनिशियली अगर मैं मतलब जैसे अगर देखूँ, तो स्टार्टिंग से ही ये था कि आर्मी के एनवायरनमेंट नहीं रहे, है ना। मतलब शुरू से अगर देखें, जैसे अपना स्कूल जो केंद्र केंद्रीय विद्यालय था, विद्यालय। वो भी आर्मी आर्मी कैंट में ही था, ठीक है। तो वो पूरा आर्मी की बस में जाना, और पूरे कैंट में ही स्कूल, हाँ। आसपास सब वर्दी वाले थे, ठीक है। तो वो उसके बाद फिर कॉलेज आए, तो कॉलेज में भी आर्मी वाली एनवायरनमेंट था ऑलमोस्ट, एक तरीके से देखें तो कर्नल, सारे टीचर्स ब्रिगेडियर, वगैरह, मेजर हर जनरल से घिरे ब्रिगेडियर, हुए हो। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस चांसलर थे हमारे। तो वो सब वो था। और फिर वही बताया कि मतलब जैसे जैसे जो
आप मतलब साथ में अपने साथ के जो बंदे थे उनको प्रिपेयर करते देखा, सीनियर्स भी जो थे उनको भी देखा कि वो रिकमेंड हुए हैं, वो आर्मी वगैरह में गए, तो वो था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब फिर एक यूनिफॉर्म वाला फैक्टर आ गया था, तो यूनिफॉर्म जो रहती है वो उसके बारे में मतलब थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। तो यार ये बता, एक ये क्वेश्चन भी पूछा होगा शायद तेरे से कि लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग, अभी तक क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन पूछा था? मतलब ये तो एक तरीके से बोले तो ये क्वेश्चन तो श्योर था कि मतलब रिपीटर से तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन तो हर बार हर अटेम्प्ट में पूछते ही हैं कि क्या क्या है, कि क्यों नहीं हो रहा। तो वही मैंने उनको बताया कि मतलब ज़्यादा मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स था वो ये था कि अभी तक ज़्यादा फोकस जो था वो टेस्ट वगैरह पे, मतलब टेस्ट जो जो बाकी के टेस्ट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस था, तो थोड़ा लाइफ को ठीक करने में की तरफ थोड़ा कम फोकस था। तो इस बार जो फोकस ज़्यादा रहा वो अपनी लाइफ को, अपने डे को मतलब मेंटेन करने प्रोडक्टिव। में, मैनेज करने में, हाँ। प्रोडक्टिव बनाने में, मैनेज करने में वो ज़्यादा फोकस रखा। मतलब एक डे जो हमारा दिन जैसे होता है ना, तो रूटीन में एक आना बहुत ज़रूरी है कि जब हम्म। रूटीन में अगर आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। जैसे जो आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन, तो अगर वो डिसिप्लिन धीरे धीरे अगर आने लगेगा तो उससे मतलब ऐसा बोला जाता है कि डिसिप्लिन इज द मदर ऑफ ऑल वेल्यूज। हम्म। ठीक है, तो अगर डिसिप्लिन आने लगता है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लगती है। तो वही चीज़ थी कि पहले जो चीज़ें थी वो मतलब टेस्ट वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते थे कि इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह पे। अच्छा, इस बार एक ये भी हुआ था कि मैं जैसे जस्ट घुसा तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या बोलते हैं, हम्म। यू वर जस्ट लाइक, कल भी शेड्यूल था तो कल हम कर नहीं पाए इंटरव्यू, और आज भी मतलब काफी टाइम बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो क्या कर रहे थे वेटिंग एरिया में। तो मैंने बोल हम्म। दिया उनको कि जस्ट ऐसे ही मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो एकदम से ये हो गया कि अरे इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा मेरे से आर देयर एनी सच इंटरव्यू क्वेश्चंस, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस करके भी कुछ होता है क्या। मैंने बोला नहीं सर, जस्ट फिर मैं जस्ट कवर अप करने के लिए मैंने बोल दिया नहीं सर, जो टेक्निकल नॉलेज वगैरह होती है उसकी, और जो आर्मी नॉलेज है उसकी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ये जस्ट घुसते ही क्वेश्चन हुआ था, तो मुझे लगा कि ये इस बार धर लिया, नया इंटरव्यू ये धर लिया। ये तो प्रैक्टिस करके आया है। तो मुझे ये ये लगा कि अरे अरे ट्रेंड, अरे यार, ये तो शुरू में पहले इंप्रेशन खराब हो गया। ट्रेंड लेकिन है ये फिर बंदा। फिर बाकी बाकी सही गया, तो ठीक था बाकी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू हो जाता है। फिर आता है हमारा जीटीओ, जो कि तेरा बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, बीइंग अ हम्म, 19 टाइम्स रिपीटर, तो जीटीओ तो जनरली लोगों का अच्छा हो जाता है। तो जीटीओ में हम्म। तेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, कैसे तू प्रिपेयर करता था, और ये वाला जीटीओ का एक्सपीरियंस कैसा था तेरा?